अच्छा, हम हिंदुस्तान में देखते हैं कि हम जिन्स परस्त लोग थे। सिकंदर आज़म के बारे में भी मशहूर है ये बात। सिकंदर आज़म का तो मुझे नहीं ज़्यादा इल्म नहीं है, वो मशहूर ज़रूर है लेकिन मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। मैंने ये फिल्मों में ज़रूर लोग दिखाते हैं, लेकिन सिकंदर आज़म के बारे में बहरहाल किताबों में कोई ऐसा ऑथेंटिक किताबों में तो ये नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में तो ये बहुत पुराना है। हिंदुस्तान में नवाबीन और राजे महाराजे, ये आम लोग भी हमजिन्स परस्ती में आप छुपा लें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन बहरहाल ये बहुत आम थी हिंदुस्तान के अंदर। एक तो ये, दूसरा ये पोलो का बड़ा शौकीन था। ये राजा अलवर का जो महाराजा था, ये पोलो का बहुत शौकीन था। एक दो पोलो खेल रहा था तो इसके घोड़े ने कुछ चाबुक दस्ती का मुजाहरा नहीं किया। इसे गुस्सा आया, इसने एक गड्ढा खुदवाया, उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डलवाया और जला दिया जिंदा उस घोड़े को। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया ताज बरतानिया की तरफ से। इस तरह ये जो महाराजा ऑफ अलवर थे, इन करतूतों की बिना पे इन्हें माजूल किया गया। ये मजूल करने का हक था ताज बरतानिया को 1805 में, क्योंकि आप ये देखिए कि 1757 की जंग पलासी हो चुकी है। अच्छा। 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो चुके हैं, यानी बहुत सी बगावतों को कुचला जा चुका है। इंग्लैंड और फ्रांस की जो मकासमत चल रही थी हिंदुस्तान में, उसमें फ्रांस बाहर हो गया और अब 19वीं सदी के बिल्कुल अवाइल में मुकम्मल तौर पे पंजे गाड़ लिए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब 1805 में उन्होंने कुछ बातें वाज़े की। एक तो ये कि रियासतें कंपनी को खराज देंगी। हाँ। दूसरी ये कि अगर किसी राजे महाराजे नवाब का कोई वारिस नहीं होगा तो वो रियासत कंपनी की हुदूद में आ जाएगी। और तीसरा ये उन्होंने कहा कि आप कंपनी के साथ इल्हाक करें, क्योंकि बहुत से राजे इल्हाक करना चाहते भी थे। उन्होंने कहा आप इल्हाक करें, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो इल्हाक नहीं करना चाहते थे। मसलन रानी चंपा, जो कतूर एक छोटी सी रियासत थी, उसकी एक रानी थी, उसने बगावत की और अंग्रेज़ के खिलाफ बगावत की, क्योंकि वो इल्हाक नहीं करना चाहती थी। फिर हमें झांसी की रानी भी तो नजर आती है ना, उनका कोई जानशीन नहीं था जिसकी वजह से उनकी रियासत को ये कब्जा करना चाह रहे थे। रानी खड़ी हो गई और उन्होंने बगावत की और शहीद हुई वो जो रानी थी। इसी तरह साउथ इंडिया के अंदर जो हमें नज़र आती हैं, साउथ इंडिया के अंदर एक रानी थी जो इनके खिलाफ खड़ी हो गई थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो हमें इसी तरह कतूर की रियासत की रानी चंपा अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते नज़र आती हैं, क्योंकि वो कमज़ोर थी। उन ज़ाहिर है इनकी ताकत बहुत ज़्यादा थी, उन्हें कैद कर लिया गया। उन कैद के दौरान ही वो फौत हुई थी। ये जो इल्ज़ाम लगता है कि हिंदुस्तान में जो रियासतें थी, उनके नवाब महाराजा, इन लोगों ने हिंदुस्तान अंग्रेज़ के हाथ में बेचा, इसमें कोई सदाकत है, कुछ सच है इसमें? थोड़ी सख्त है ये बात। अच्छा, वैसे ये बात मैंने एक इंडियन पॉडकास्ट के अंदर एक रॉयल फैमिली से ही सुनी कि वो कहते हैं कि हम पर ये आमतौर पे इल्ज़ाम लगता है कि हम लोगों ने अंग्रेज़ के हाथ हिंदुस्तान को बेचा। ये बिल्कुल इल्ज़ाम है और ये गलत है। देखिए, हर एक को अपनी हिफाजत का हक़ है, हर एक को तिजारत करने का, मुआशी तौर पे आगे बढ़ने का, ये तो हक़ है ना हर मुल्क को, हर रियासत को। आज भी कोई जंगल का कानून तो नहीं है। अगर अमेरिका भी बहुत ज़्यादा बेईमाना जुल्म सितम करता है तो वो नेटो की आड़ लेके और तरीक़ों से करता है। उस ज़माने भी ऐसे था। 1857 की जंग आज़ादी होती है। एक्चुअली एक पैरामाउंसी का कानून पहले बना दिया था, जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई जानशीन नहीं होगा किसी राजे महाराजे का तो वो कंपनी की हुदूद में आ जाएगा, जिसके खिलाफ बगावतें भी हुई, बहुत सी लेदे भी। लेकिन फिर हमें नज़र आता है कि 1857 की जंग आज़ादी होती है, जिसके बाद ब्रिटिश जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी हो गए थे। अच्छा, कंपनी की हदूद में आकर इन पर कानून क्या लागू होता है? कंपनी ने इनके अलग वजूद को तस्लीम कर लिया था 1860 में। उन्होंने कहा जी आप अपने कानून बनाएं, आप जैसे मर्जी रहें, आप जो मर्जी सलूक करें अपनी राया के साथ। हमें आपने, जब हम आपकी फ़ौज डिमांड करें कि हमें फ़ौज चाहिए तो आप फ़ौज देंगे, हमें आप टैक्स देंगे, हमें आप मालिया देंगे और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अब रियासतों का, ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनका ताज बरतानिया की प्रोटेक्शन में आ जाना, अगर आप ये कहें कि उन्होंने बेच दिया, तो ये मेरा ख्याल है कि ये जायज़ नहीं है बात। अच्छा, ये रियासतें तो सेम इसी तरह के जो मामला थे ये शाही ख़ानदान के साथ भी थे। मुग़लों को भी वो टैक्स देते थे, फ़ौज देते थे, सब कुछ देते थे।
तो उनके लिए तो सेम था, उन पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यही बात थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर हमने टैक्स ही देना है, अगर हमने प्रोटेक्शन के लिए किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देखना है, तो फिर हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को क्यों देखें, फिर हम ताज बरतानी को क्यों ना देखें, जिनको कि खुद सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है प्रोटेक्शन के लिए। फिर अगर कोई बैरूनी हमलावर आते हैं, कोई बैरूनी ख़तरा होता है, उनसे भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो अब उस प्रोटेक्शन की वो जो कीमत अदा करते थे, वो कीमत तो पहले से अदा कर रहे थे, जैसे कि आप फरमा रहे हैं। तो उनके लिए तो, और फिर ताज बरतानिया की एक चालाकी थी, उन्होंने, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 1860 में इनकी जुदागाना हैसियत को तस्लीम किया कि ठीक है ये अलग-अलग स्टेट्स हैं, और वो मजाज से जो मर्ज़ी करें। फिर अंग्रेज़ ने, मैं ये समझता हूँ कि इनकी ख़राब और बुरी बातों को बहुत उछाला, जैसे कि अंग्रेज़ करता है। हालांकि लॉर्ड कर्जन जैसा खुद भी तो अंग्रेज़ था ना, जो बरहना होकर टेनिस खेला करता था। ऐसी एक्सेंट्रिसिटीज़ तो हमें हर जगह नज़र आती हैं, लेकिन इन लोगों की जो एक्सेंट्रिसिटीज़ थी, उनको अंग्रेज़ ने बहुत उछाला भी, छुपाया भी। होता ये था कि कॉर्नफील्ड एक साहब थे जो ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने 1947 में, मई जून 1947 में जब आज़ादी हो रही थी, उन्होंने बड़े बड़े पलंदे निकाले, पूरे हिंदुस्तान में ऐलान किया जो ब्यूरोक्रेसी को कि आप जो आपके पलंदे हैं राजों महाराजों नवाबीन के बारे में, उनके करतूतों के बारे में, उन्हें जला दें। जवाहरलाल जी ने बड़ा शोर मचाया कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो रिकॉर्ड है सारे का सारा, तो आप क्यों जलाए। लेकिन इतनी देर में हर तरफ ऐलान कर चुके थे और ख़ुद भी जला के उन्होंने, तो वो ये फ्रीडम एट मिडनाइट में उन्होंने पूरी तफसील बयान की है कि वो सब राख कर दिया उनका रिकॉर्ड जला के। लेकिन कुछ बातें जो सामने आई, उनमें ये इन राजे महाराजाओं की बहुत सी करतूतों का पता चलता है। लेकिन फिर वही बात कि अच्छे लोग भी थे, मसलन ऐसे लोग भी थे, ऐसे राजा भी थे जो किसी लौंडियों या हरम सराओं की में पुरतायुश ज़िंदगी गुजारने की बजाय अपनी रियासत में संस्कृत को प्रमोट कर रहे थे। वो लोगों को संस्कृत पढ़ने का दर्स दे रहे थे और ख़ुद भी संस्कृत पढ़ रहे थे। इसी तरह एक रियासत थी गोंदल, वो राजा जो थे वो ख़ुद तबीब थे, डॉक्टर थे। उन्होंने इल्मो हुनर के लिए बहुत खिदमात हैं उनकी, लोग ऐसे ही याद करते हैं उन्हें। लेकिन अंग्रेज़ आपको कभी उनका जिक्र करते हुए नहीं मिलेंगे। इवन आप देखते हैं कि फ्रीडम एट मिडनाइट एक बहुत अच्छी किताब है, बहुत ऑथेंटिक है, मुस्तरद किताब है। उसके अंदर भी आपको बुराइयों ही का जिक्र मिलेगा, राजों महाराजों की, अच्छे वालों का जिक्र नहीं मिलेगा।